जंग में एक नौजवान को घर के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मेरे बेटे दिलदार से मोबाइल छीनने की कोशिश की है, उसने मज़ामत की है तो उन्होंने इसको फायर मार दिया है और वो मौके से फरार हो गया। ये हमें अक्सर तंग करता रहता था मकतूल दिलदार, तो मैंने अपने बेटे से मशवरा करके इसको मारने का प्रोग्राम बनाया। मैं अपने भाई को मारा जी। वजह क्या था? सर चोरी डकैती करता था। नाजायज असलहे के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम कितनी कामयाब हुई, उसका जवाब तो मुतालिका महकमे ही दे सकते हैं, मगर कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों और लूटमार के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा नाजायज ही होता है। अगर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों पर नज़र डाली जाए तो मौजूदा साल के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना की सतह पर नाजायज़ असलहे और मंशियात बरामद होने की खबरें सामने आएंगी, जिससे यह अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं होगी कि मुल्क के शहरी इलाके हों, देही आबादियाँ हों या छोटे शहर हों, कोई भी जगह नाजायज़ असलहे से पाक नहीं करार दी जा सकती। पंजाब के देही इलाकों में मामूली से इख्तिलाफ के बाद लड़ाई झगड़े और उसके बाद कत्ल की ज़्यादातर वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असलहा जहाँ से आता है और इस कारोबार में जो लोग मुलव्विस पाए जाते हैं, पुलिस उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होती है। इसके बावजूद अगर नाजायज़ असलहे के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई जाती है तो इसका कारोबार करने वालों के बजाय इस्तेमाल करने वालों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हमारे ख्याल में इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए जब तक उसकी खरीदो फरोख्त से जुड़े जराइम पेशा अफराद का खात्मा नहीं किया जाता, तब तक मुआशरे से जराइम की वारदातों का खात्मा भी मुमकिन नहीं। इंसान की ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि वो जज्बात में आकर गलत फैसले करने पर मजबूर हो जाता है और यही फैसले आगे चलकर उसे तबाही और बर्बादी की जानिब धकेल देते हैं। जंग में एक नौजवान को घर के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। जब इस वारदात की तफ्तीश शुरू हुई तो उसमें मुलव्विस अफराद को देखकर सब दंग रह गए। देखते हैं कि नौजवान को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान कौन थे। झंग सिटी के इलाके मोहल्ला नगदपुरा के रहायशी मिन्नतकश गुलजार के 6 बेटे हैं, जो कि तमाम के तमाम शादीशुदा हैं। एक रोज उसका बेटा दिलदार किसी काम की गर्ज से घर से निकला। अभी उसने बाहर निकलकर दरवाजा बंद ही किया था कि नामालूम अफराद वहां आए और उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फायरिंग से मोहल्ले में खौफ और रास फैल गया और लोग जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के वालिद गुलजार ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे को डाकुओं ने मज़ाहमत पर कत्ल किया है। तकरीबन 8:50 बजे रेस्क्यू 15 से कॉल मौसूल हुई है कि बाप ने कॉल की है कि मेरे बेटे को किसी ने फायर मार दिया है, पुलिस भिजवाए। मैं फौरी तौर पे गश्त पे था, मैं मौका पे गया हूँ। ये मोहल्ला नकदपुरा सरगोदा रोड पे, तो घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। उसका बाप मौके पे मौजूद और भी काफ़ी लोग गली के मौजूद थे। वहाँ जाके पता किया तो बाप का बयान ये था कि 2 मोटरसाइकिल सवार हैं, मेरे बेटे दिलदार से मोबाइल छीनने की कोशिश की है, उसने मज़ामत की है तो उन्होंने इसको फायर मार दिया है और वो मौके से फरार हो गया। क्या दिलदार को वाकई डाकुओं ने कत्ल किया या मामला कुछ और था? पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया, इसलिए कि बुरसा और मोहल्लेदारों का दबाव बहुत ज्यादा था। क्या पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच पाई? आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम ने मुकदमे की तफ्तीश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने कदीम और जदीद दोनों तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ साइंसी सहूलियात से इस्तेफादा किया, बल्कि इलाके में मशकूक अफराद से पूछगछ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। दिलदार नामी बच्चे की डेड बॉडी मिली गली में, तो जब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची उस वक़्त कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि किसको किसने मारा। इसको 2 फायर लगे हुए थे। जब हमने थोड़ा सा प्रोब करना शुरू किया तो हमें पता चला मोहल्ले से और बाकी जगहों से कि इस बच्चे की घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, मोहल्ले में भी लड़ाई झगड़ा रहता था, ख़ासतौर पर घर में अपने भाइयों के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहता था। तो हमने काफ़ी इसको, हमारे ऑफिसर्स जो मौके पर पहुंचे, SHO भी थे, DSP सिटी भी थे, इन्होंने काफ़ी सारे इशू को प्रोब किया। तफ्तीशी टीम को मालूम हुआ कि दिलदार का अपने घर वालों से अक्सर झगड़ा ही रहता था, क्योंकि दिलदार का चाल चलन ठीक ना था।
वो एक क्रिमिनल था और उसकी कार्रवाइयों से घर वाले तंग थे। दूसरा, पुलिस को चंद शवाहिद मिले जिनकी बना पर दिलदार का बाप मशकूक करार पाया और तफ्तीशी टीम ने अफसरान से उसके बाप को हिरासत में लेने की इजाजत मांगी और फिर गुलजार को थाने बुलवाकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने बेटे इंतजार के साथ मिलकर दिलदार के कत्ल का इतराफ कर लिया। ब्लाइंड मर्डर था, वो हमारे लिए भी काफ़ी परेशानी का बायस था। हमने थोड़ा दायरा कार वसी किया तफ्तीश का, उसका मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया, फिर जो मतलब कार्रवाई थी FIR वगैरह दी। उसके बाद हमने शक की बिना पे उसके बाप को लाए हैं तो इंटेरोगेट किया है, तो उसने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया था कि हमारी कोई घरेलू नाचाकी थी। ये हमें अक्सर तंग करता रहता था मकतूल दिलदार। तो मैंने अपने बेटे से मशवरा करके इंतज़ार से, ये मकतूल से छोटा बेटा है, इससे मशवरा करके इसको मारने का प्रोग्राम बनाया। जब घर के चिराग से घर को आग लगने का अंदेशा हो तो चिराग को बुझा देने में ही बेहतरी होती है। मुल्जिमान का तो यही कहना है। हमारे ख्याल में चिराग बुझाए बगैर भी घर को आग लगने से बचाया जा सकता है। इस सिलसिले में मुल्जिमान का मजीद क्या कहना है और पुलिस की तफ्तीश में क्या बातें सामने आई, आइए जानते हैं। पुलिस ने गुलजार के इंकशाफ की रोशनी में उसके बेटे इंतजार को भी गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक इंतजार फैसलाबाद में रहता था। मकतूल की हरकत की वजह से उसके बाप ने इंतजार को फैसलाबाद से बुलवाया और प्लानिंग करके दिलदार को मार डाला। पता ये चला कि दिलदार को उसके वालिद ने और उसके भाई ने, इंतज़ार उसका भाई है, वालिद गुलजार ने, उन दोनों ने इसको मतलब वालिद के कहने पर इंतज़ार ने उसको फायर किए हैं, उसकी डेथ हुई है। तो ये सारा एक मोमा जो सारी रात चलता रहा वो सुबह जाकर क्लियर हुआ कि असल बात क्या है। तो जब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि इसको इसके वालिद और भाई ने मर्डर किया है, तो उसके बाद फौरी तौर पर टीम्स तश्कील दी गई, उनकी गिरफ़्तारी के लिए एफ़र्ट्स की गई। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कह सकता हूँ कि उनके वालिद और भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह भाई और बाप ने बेटे को मारा है, लेकिन बहरहाल हमने उनको गिरफ़्तार करके अब उस जो कानूनी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उस रोज दिलदार घर में अकेला था। तमाम अफराद शादी की एक तकरीब में गए हुए थे। मुल्ज़मान की प्लानिंग उसे घर के अंदर मारने की थी, मगर वो बाहर गली में ही मिल गया जहां इंतजार ने उसे मार डाला। इंतजार की मौका पर मौजूदगी उसकी मोबाइल फोन लोकेशन से भी साबित हो गई थी। फैसलाबाद का रहायशी था इंतजार, इसने उसको इधर बुलाया जंग में। तकरीबन 5-7 दिन वो इधर रहा है, इसी मोहल्ले में छुपा रहा है। उस दिन शादी थी मोहल्ले, ये घर वाले सारे शादी पे गए हैं, तो उसने अपने बेटे को बुला लिया है, पीछे से फ़ोन किया है कि वो घर में दिलदार अकेला है, आप आ जाओ और इसका काम तमाम कर दो। तो वो आया है शाम टाइम, ये अकेला था, घर का दरवाज़ा बंद कर रहा था, बाहरी गली में इसकी मुलाकात हुई और वहाँ से फायर मारा और फरार हो गया। तो अभी इसके बाप के इंकशाफ ने हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़म इंतज़ार को भी गिरफ़्तार कर लिया है। अभी हमारे पास वो लाकअप में है और मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे हैं। मुल्ज़मान का कहना है कि दिलदार एक जराइम पेशा था, पूरे इलाके में ज़लीलो ख्वार करवा रखा था, इसलिए उसे मारने का मंसूबा बनाया और उस पर अमल कर गुजरे। मुझे मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया कि घर पे अकेला है तो आके अपना काम कर दे। मैं गया और मैंने काम कर दिया अपना। किसको मारा आपने? मैंने अपने भाई को मारा जी। वजह क्या थी? सर चोरी डकैती करता था, तंग आके सारे ये काम किया हमने। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਇਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ तो मार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है, ताहम उसे कत्ल करने वाले भाई और बाप के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, जंग। बुराई को खत्म करने के लिए बुराई का सहारा लिया जाए या कानून के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो जराइम में मजीद इजाफा होता है। हमारे ख्याल में बुराई का मुकाबला करने या उसे ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि उसे अच्छाई में ढालने या बेहतरी के रास्ते पर डालने के लिए थोड़ी सी अक्लमंदी और मेहनत से काम लिया जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा किसी एक शहर का मसला नहीं है, मगर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में रहने वाले और दूसरे इलाकों से आने वाले अफराद ज़्यादातर जराइम की वारदातों में मुलव्विस होते हैं। ऐसे अफराद का क़याम इस्लामाबाद में तो नहीं होता, मगर दिन के वक्त आसानी के साथ वो मुख्तलिफ कामों का बहाना बनाकर रात के वक्त या किसी भी वक्त जराइम की कार्रवाइयाँ करने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने चोरी की वारदातें करने वाले ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है। आइए देखते हैं इस गिरोह के गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान से क्या कुछ बरामद हुआ और ये किन किन वारदातों में मुलव्विस था। 2 साल कबल सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन किए जाते थे, जिसके नतीजे में कई अफगानी जराइम पेशा गिरोह खत्म हो गए थे। लेकिन कुछ अरसे से इस्लामाबाद के दही इलाकों में अफगानी गिरोह एक बार फिर मुतहर्रिक हैं। कई वारदातों में इशारा मिला कि इन वारदातों में अफगानी लड़के मुलव्विस हैं। हमारे पिछले कुछ दिनों में जो है ना अफगानी गैंग्स काफ़ी एक्टिव हुए थे। इनकी एक्टिविटी इस साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो देखी गई। जनवरी में भी इस तरह की एक्टिविटी हुई जिसमें अफगानी गैंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमारे 2 से 3 जो है ना वो 2 जवान हमारे शहीद हुए 26 नंबर चुंगी में, उसमें भी जो है ना अफगानी गैंग इन्वॉल्व थे। बाद में हमारी अचानक जो है ना वो कार चोरी की वारदातें भी बढ़ गई थी, उसमें भी अफगानी लड़के जो है ना इन्वॉल्व थे। पुलिस के नौजवानों को शहीद करने में अफगानी गिरोह मुलव्विस थे। थाना शहजाद टाउन के इलाके में कुछ अरसे से चोरियां बढ़ गई। जब इन वारदातों की तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि ये भी एक अफगानी गिरोह है जो घरों को खाली देखकर चोरियां करते हैं। इसमें 4 नौजवान मुलव्विस थे जो नए नए अफगानिस्तान से आए थे और वारदातें शुरू की थी। हमने अफगानी गैंग्स पे काम करना शुरू किया तो एक अफगानी गैंग जो है ना हमारा वो शहजाद टाउन थाने की हद में हमें जो है ना उसका पता चला। उसमें 4 लड़के जो है ना वो एक्टिवली अभी ये नए जो है ना मतलब इस काम पे आए थे। अफगानिस्तान से मूव करके इलीगली जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद में ज़्यादा वारदातें करते हैं। दूसरे शहरों से काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आने वाले या सरकारी मुलाजमीन के लिए यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना सबसे बड़ा मसला होता है। देखते हैं इस मुश्किल के बावजूद इस गिरोह ने अपनी रिहाइश का क्या बंदोबस्त कर रखा था और जब वो ये गिरोह किसी घर में डाका डालने आता था तो उसके बारे में मालूमात कैसे हासिल करता था। इस गिरोह में रूहुल्लाह, शाहिद खान, इरशाद और हिकमत शामिल हैं। ये चारों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई इलाकों की रेकी कर चुके थे। चट्ठा बख्तावर में इस गिरोह ने फरहाद से राब्ता किया जो एक हॉस्टल चलाता था। इसने इन चारों को बिना किसी शनाख्त के रख लिया। इसमें 4 लड़के थे, रूहुल्लाह, शाहिद खान, इरशाद और हिकमत। ये चारों लड़के इस्लामाबाद और पिंडी के डिफरेंट इलाकों में ये रेकी कर चुके थे और इनका प्लान अभी मतलब एग्जीक्यूशन उन्होंने स्टार्ट की थी। 2 से 3 वारदातें अभी इन्होंने इस्लामाबाद में की थी। ये सबसे पहले तरनोल के इलाका में अपने किसी जानने वाले अफ़गानी बंदे के पास जो है ना तरनोल में आके थोड़े दिन सेटल हुए। उसके बाद फिर इन्होंने एक हॉस्टल में जगह ली जो कि चट्ठा बख्तावर इस्लामाबाद में। हाँ, फरहाद उसका नाम है, फरहाद वल्द फजल सुभान, जो कि कुंड राजगान चट्ठा बख्तावर इस्लामाबाद का रहने वाला है। ये एक हॉस्टल चलाता है और उसकी नेग्लिजेंस ये है कि उसने इन लड़कों को बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी कार्ड देखे, बगैर किसी तस्दीक किए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए बगैर अपने पास रखा हुआ था। हॉस्टल में रहकर ये लोग मोटरसाइकिल पर इर्द गिर्द की आबादी में घरों की रेकी करते थे और जिस घर के बारे में पता लगता था कि घर के अफराद मौजूद नहीं तो उसमें वारदात करते थे। ये गिरोह इब्नुल हसन के घर ताले तोड़कर दाखिल हुआ और उसके घर से नकदी और कीमती अशिया लूटकर फरार हो गया। ये मोटरसाइकिल पे निकलते और गलियों में चक्कर शक्कर लगाते इस एरिया में, रूरल जोन के एरिया में, क्योंकि ये ज़रा इजी टारगेट है ये वाला एरिया। यहाँ पे ओवरऑल मतलब गलियाँ तंग हैं, मकान ज़्यादा हैं और उस तरह से सिक्योरिटी उतनी नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये कहीं से भी देखते कि ये घर जो है ना अकेला है या यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे इजी ब्रेक इन हो सकता है, तो वहाँ पे ये घुस जाते थे। गिरफ्तार होने वाले गिरोह के कब्जे से तलाई जेवरात, 2.5 लाख रुपए नकद और असलहा भी बरामद किया गया। ये खतरनाक गिरोह साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी में भी जराइम की वारदातों में मुलव्विस था और जुड़वा शहरों के कई थानों को मतलूब था। आइए देखते हैं कि लूट मार के बाद ये गिरोह हासिल शुदा रकम कहाँ भेजता था। दूसरी वारदात भी इसी गिरोह ने इसी इलाके में सईद अकबर के घर में की थी। पुलिस ने इस गिरोह की रिहाइश का मालूम किया और फिर फरहाद को हिरासत में ले लिया। फरहाद के पकड़े जाने के बाद इसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी चारों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस में फिर जब हमने इन लड़कों को जो है ना वो ट्रेस किया
تو پتہ چلا کہ انہوں نے 2 سے 3 وارداتیں ہمارے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے ایریا میں کی ہیں. تو 2 وارداتیں جب ہم نے اس میں جو ہے نا وہ چیک کی تو اس میں یہ فراد کا بھی جو ہے نا ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پاس افغانی لڑکے رہتے ہیں. فراد کو پکڑا, پھر اس نے آگے جو ہے نا یہ ساری چین ہمیں پکڑوا دی, یہ سارے لڑکے. اس گروہ کے 4 ارکان راولپنڈی میں کئی وارداتوں میں مطلوب ہیں. گرفتاری کے بعد اس گروہ سے طلائی زیورات, 2.5 لاکھ نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. افغانستان سے آنے کے بعد یہ نوجوان ابتدائی طور پر اخراجات کے لیے وارداتیں کرتے ہیں, پھر بڑے گروہوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان وارداتوں سے ہونے والی رقم اپنے ملک میں گھر والوں کو بھی بھیجتے ہیں اور یہاں پر بھی اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. پھر جب ہم نے ان کو پکڑا ہے تو ان سے پکڑنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان سے تقریباً ایک جو چوڑیاں ہیں وہ 4 سونے کی چوڑیاں تھیں, 2 لیڈیز ٹاپس جو خواتین کے جیولری ہے, 1 لیڈیز رنگ تھی, 1 بیگ تھا, 1 لاکٹ تھا, 1 لیڈیز واچ تھی اور 2 موبائل تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس واردات میں لے کے گئے تھے, وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کر لی. یہ جو گینگ ہے یہ 4 لوگوں کا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ملٹیپل جو ہے نا وہ افغانی گینگز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اس میں وہ ڈوک کسو والا ایریا, ڈوک نجو والا ایریا, اسی طرح سے ہمارے جو ترنول کے ایریاز ہیں, اسی طرح سے ہمارے گولڈا کے ایریاز ہیں, وہاں پہ کافی سارے لڑکے ہیں جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. وفاقی دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر افغانی گروہ متحرک ہیں جو گاڑی چوری, ڈکیتی, رازدانی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ پولیس چیک پوسٹوں پر حملوں اور اہلکاروں کو شہید کرنے میں بھی ملوث ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جائیں تاکہ ان گروہوں کو ختم کیا جا سکے اور پہلے جیسی صورتحال کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے. کیمرامین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنجوا, سما, اسلام آباد. پڑوسی ممالک سے آنے والے دہشت گرد اور جرائم پیشہ افراد ہمارے ملک میں رہنے, سہنے اور کھانے کمانے کی سہولتیں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان میں چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو جرائم کی بڑی بڑی کارروائیوں اور دہشت گردی میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ آپ ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما.